विधानसभा का ये सेशन, बजट सेशन, इस बार 2023-24 का जो बजट है उसके लिए इस सत्र को बुलाया गया था। लगातार ये सत्र जो है 20 फरवरी से और 22 मार्च ये चला है, लेकिन लगातार इतना समय नहीं चला। इसमें बीच में हमें 21 दिन की एक ब्रेक भी हमने दिया, और उस ब्रेक में जो कमेटीज़ थी, अलग अलग पक्षों को लेकर के, बजट को लेकर जो कमेटीज़ बनाई गई थी, उन्होंने अपनी मीटिंग्स की और बाद में रिपोर्ट्स जो हैं वो भी प्रस्तुत की हैं। तो ये सारा सत्र आज इसका समापन हुआ है। सबसे पहले तो मैं आज हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2080, आज चैत्र शुक्ल एकम है, आज नववर्ष का प्रथम दिन है। तो इस पर मैं आपके माध्यम से आपको सबको, हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। इसी प्रकार जैसा हमको मालूम है कि आज विश्व जल दिवस भी है, वर्ल्ड वाटर डे। तो विश्व जल दिवस के नाते भी हम लोगों ने विधानसभा में भी इसकी चर्चा की है, और जैसा हमारा फोकस है कि दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को जल की उपलब्धता हो, और वर्तमान जो जल हमारे पास उपलब्ध है उसका भी जो प्रबंधन है वो ठीक हो। हमने बहुत से काम इस समय किए हैं। इस आज के अवसर पर मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को एक संकल्प लेने के लिए कहूँगा कि जल का ठीक वितरण हो, ठीक उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और जो हमारा ट्रीटेड वाटर है उसका इस्तेमाल करने के लिए भी वो आगे आएँ। माइक्रो इरिगेशन, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आगे बढ़ें, ताकि हमारे ज़मीन के अंदर का जो पानी है जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें भी हम कमी ला सकें। तो जल कुल मिलाकर के हमारा कल है, इसलिए इस पर भी हम सब लोग मिलकर के सहयोग के साथ इस विषय पर भी जरूर चिंतन करें। हमारी सरकार का जैसे ये 9वां बजट था, चौथा बजट इस सत्र का था, जो वित्त मंत्री के नाते मैंने पेश किया है। कुल इस बजट में 45 घंटे काम हुआ। गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर भी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सब विधायकों ने अपने प्रदेश की, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की कुछ मांग हैं, कुछ डिमांड्स, कुछ समस्याएं, वो सब उठाई हैं, सब नोट कर लिए गए हैं, कुछ का आश्वासन भी दिया गया है। और अगले वर्ष में जो जो बातें बढ़िया ढंग से उनकी डिमांड्स के हिसाब से करने वाली होंगी उनको हम पूरा करेंगे। इस बजट में कुल 7 अधिनियम भी रखे गए, 6 अधिनियम पारित हुए, 1 अधिनियम को वापस लिया गया। उन 6 में 2 तो बजट से ही संबंधित थे, हरियाणा विनियोग संख्या 1 और हरियाणा विनियोग संख्या 2। फिर नगरीय क्षेत्र जो विकास एवं नियम संशोधन विधेयक ये पारित किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्यकला विश्वविद्यालय सुपवा, इसमें भी बहुत छोटा ही एक संशोधन था कि नाम में पंडित लक्ष्मीचंद की जगह दादा लक्ष्मीचंद ऐसा करके संशोधन किया गया उस नाम में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक, इसमें भी एक प्रावधान किया है कि जो एडेड स्कूल थे उनके सभी जितने अध्यापक, उनको पहले ही हमने एडजस्टमेंट कर ली है सरकारी अध्यापकों के साथ ही। मात्र 26 अध्यापक ऐसे बचे थे जो प्राइवेट स्कूलों में जिनकी यहाँ से एड जा रही थी, लेकिन आगे क्योंकि कई वर्षों से अब ये एडेड स्कूल का सिलसिला बंद सा है, प्रायः कोई उसमें नए एडेड स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आगे इस प्रावधान को भी ख़त्म कर दिया है कि अब चूँकि हरियाणा में स्कूलों की संख्या पर्याप्त है और इस नाते सब एडेड स्कूलों की ज़रूरत जो 1995-96 में महसूस की गई थी, अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको उसमें डिलीट किया है। इसी प्रकार हरियाणा विद्यालय ये हो गया। इसी प्रकार हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक जो आज ही पारित किया है, और जैसा हम जानते हैं कि प्रदेश में जब भी कभी ऐसी घटनाएं अपराध की जो खास करके संगठित गिरोह अपराध में सक्रिय हो जाते हैं, तो उनको ठीक से कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए पुलिस को कुछ विशेष ताकत ये दी जाती है। इससे पहले, आज से 23 वर्ष पहले 1999 में महाराष्ट्र ने जो मकोका नाम का एक एक्ट बनाया था, उसी तर्ज पर बहुत से प्रदेश उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे गुजरात ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, तो ऐसे कुछ प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट किया है। इसी प्रकार हमें हरियाणा में महसूस हुआ
कि यहाँ जो बढ़ता हुआ अपराध है, खास करके दिल्ली के आसपास एक ऐसे गिरोह ये पनपने लग गए थे जिनके अपराध बढ़ रहे थे लगातार, उनके ऊपर थोड़ा सा और कंट्रोल ज़्यादा किया जाए। तो इस एक्ट को, हरकोका नाम से ये एक्ट हमारा रहेगा, इसको पारित किया है। वैसे इससे पहले भी हम पारित कर चुके हैं। प्रेसिडेंट असेंट के लिए जब इसको भेजा गया था तो कुछ ऑब्जेक्शंस उसमें लग के आए थे, उन ऑब्जेक्शंस को हटा करके और नए सिरे से और इसको पारित करके फिर से ये प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी मैं समझता हूँ वहाँ से पारित होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्शन उनके हमने समाप्त कर दिए हैं। एक एक्ट हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, इसमें कुछ शब्दावली में थोड़ा अंतर रह गया था, लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें समय और चाहिए था, तो उसको भी एक बार विड्रा किया है। अगले सेशन में उसको लेकर के आएंगे। 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। 3 विषयों पर ये सब थे, जिसमें प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को मुआवजा देने की बात थी। खरखोदा मटिंडू रोड सोनीपत पर स्थित अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के जो स्टॉक की चोरी का एसईटी का मामला, उसके ऊपर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। और ऐसे ही सेक्टरों में 4 मंजिला भवनों का निर्माण, जिसके बारे में पहले भी हम पारित कर चुके हैं, इसको हम बंद कर चुके हैं, तो इस पर भी एक चर्चा थी। विभिन्न विधायकों ने कुल 240 प्रश्न पूछे, जिसमें 119 स्टार्ड थे और 121 अनस्टार्ड थे। तो ऐसे 240 प्रश्नों का उत्तर ये भी वहाँ दिया गया सरकार की ओर से। 8 समितियां जो बनाई गई थी, उसमें 74 विधायक शामिल किए गए थे, जो सभी पार्टियों के उसमें विधायक थे वो शामिल थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट, इन समितियों की रिपोर्ट जो है वो विचार विमर्श के लिए दी है। उनके जो व्यवहारिक सुझाव होंगे उन सबको अगला जो वर्ष है उस बजट के अंतर्गत वो सारे का विषय उनमें संबंधित विभागों के अंतर्गत जो आएंगे उसका हम एक प्रकार से समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक सरकारी संकल्प, उससे पहले मैं विधानसभा के बारे में ही चर्चा और है वो मैं करता हूँ। कुल 700 सुझाव प्राप्त हुए थे जो स्टेक होल्डर्स हैं, विधायक सांसदों समेत। उसमें से 68 सुझाव बजट में शामिल किए गए। कुछ सुझाव डबल थे, इसलिए डबलिंग करके वैसे ही 700 से कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो विषयों के अनुसार 68 सुझाव जो है उसमें शामिल किए गए। और जैसा पिछली बार भी हमने सारा विधानसभा का जो कार्रवाई है वो IT ओरिएंटेड नेवा के माध्यम से की थी, इस बार और सरल तरीके से विधायकों ने उसको समझा है और अधिकांश जो कार्रवाई है वो इस बार पेपरलेस हुई है। और इसके लिए हमने एक टेबलेट जो है वो उपलब्ध कराया हुआ है। बजट भी इस बार सारा टेबलेट में था, प्रश्नों के उत्तर, सारी कार्रवाई उस टेबलेट के माध्यम से हुई। बजट का आज समाप्ति का दिन, तो मैं आज सभी उन महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बजट को सफल संचालन के लिए, चाहे फिर हमारे विधायक हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी, अथवा मीडिया के लोगों का भी मैं धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगा कि बहुत ही सहयोग किया है। और इस बजट को सफल करने के लिए सबके समर्थन की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से आप सब लोगों ने इसका सहयोग किया, आपका बहुत बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक विषय जो मैं कह रहा था कि उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, वो सरकारी संकल्प है। सरकारी संकल्प में हमको ध्यान में होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पूर्व एक ऑर्डिनेंस जारी किया, और उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने जो वहाँ पर पानी, चाहे वो नदियों में बहता है, चाहे वहाँ जहाँ उन्होंने बिजली के संयंत्र लगाए हुए हैं वहाँ से पानी निकलता है, तो पानी सामान्यतया वो मैदानी इलाकों में ही आता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, तो ऐसा पानी के उस एग्जिट पर उन्होंने एक टैक्स लगाया, एक्सेस लगाया है। और वो सेस जो है कुल मिलाकर वो पानी का जो उपयोग करेंगे उनको दे होगा। 1200 करोड़ रुपए का वो सेस उन्होंने लगाया, जिसमें 336 करोड़ ये हरियाणा के हिस्से में आएगा। तो हमने उसके लिए बिल्कुल मना किया है कि ये जो इंटर स्टेट समझौते होते हैं उसमें कोई भी स्टेट वन साइडेड ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए हम उनके ऑर्डिनेंस की भावना को नकारते हैं। और इसके लिए भारत सरकार को भी हमें अपील की है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ये जो ऑर्डिनेंस है इसको वापस कराया जाए, जिसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर न पड़े।
कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस वो अपने यहाँ अपने साधनों को संसाधनों को बढ़ाने के लिए जिसका प्रभाव केवल हिमाचल पर पड़ता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसका प्रभाव दूसरे प्रदेशों पर पड़ता है, हरियाणा जैसे 336 करोड़ रुपए का भार हम अतिरिक्त उठाएंगे, इसका कोई कारण नहीं है। तो इसका भी हमने विरोध किया है और इस सरचार्ज को वापस लेने के लिए हिमाचल सरकार को भी अपील की है और केंद्र सरकार को भी निवेदन किया है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और इस ऑर्डिनेंस को वापस कराएं। इतने कुल मिला करके इन दिनों में सारे विषय आपके सामने आए हैं, ये हमने सदन के सत्र के नाते रखे हैं और मैं अब कहूँगा कि हमारा 2022-23 का वर्ष समाप्ति पर है। चंद दिनों में ही 2023-24 का अब 1 अप्रैल से जो सत्र शुरू होगा वो वर्ष हमारा हर दृष्टि से अच्छा निकले और आपके लिए भी शुभकामना करता हूं कि आप भी उस अगले वर्ष में सामाजिक जो दायित्व आपका है उसको आप निभाते रहें, हमारा समर्थन करें, विरोध करें, लेकिन समाज का हित जरूर चाहिए, ये हमारी मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उन्होंने विरोध नहीं किया है, बल्कि मैंने एक प्रश्न थोड़ा पूछ लिया था एक कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य से, थोड़ा उससे नाराज़ भी हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, ये जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के गिरोह हैं उनके ऊपर काबू करना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन कई बार विरोध के लिए विरोध किया जाता है, विपक्ष के उनका एक अपना काम करने का तरीका रहता है। कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं कि इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा। ये भी हेतु था कि इसके कारण से कोई सामान्य व्यक्ति वो उसमें न फंस जाए, लेकिन बहुत सेफगार्ड्स इसके अंदर रखे गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का दोषी नहीं होगा उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, कई बार सामान्य एक्ट के कारण से बड़े दोषी भी उसमें से बाहर निकल जाते हैं, बच जाते हैं कोर्ट के प्रयोग में से या पुलिस की एक्शन में से। अब इस एक्ट में इस प्रकार का कोई दोषी, कम से कम उन जो पुराने जो सामान्य कानून हैं उनमें जो कुछ ऐसी धाराएं उपलब्ध होती हैं जिसका लाभ लेकर के वो छूटते हैं, वो इसमें नहीं छूट पाएंगे। इसमें तो अगर कोई व्यक्ति 2 बार का अपराधी ऐसा पहले अपराध करके और कोर्ट संज्ञान उसका ले चुका है और वो चार्जशीटेड हो चुका है और वो किसी ऐसे सिंडिकेट में आता है और वहाँ उसका मानो जानकारी मिलती है, तो वो ज़रूर इस एक्ट के अंदर आएगा। और इस एक्ट की परमिशन डीआईजी से लेनी पड़ेगी, डीआईजी की सहमति से ही उसके ऊपर एफआईआर लिखी जा सकती है। इसमें जो कन्फेशन है, कन्फेशन भी एसपी के सामने वीडियोग्राफी करके जो कन्फेशन होगी वही मानी जाएगी और उसको भी तुरंत जो मजिस्ट्रेट है, कौन सा मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके सामने तुरंत उसको पेश करना होगा, ताकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बाद में अपने आप को यानी उसमें कन्विंस कर सके कि हाँ, ये इसने अपनी स्टेटमेंट दी है। तो इस प्रकार से सेफगार्ड लिए गए हैं, लेकिन इस सेफगार्ड को यानी बनाते समय ध्यान ये रखा गया है कि ऐसा जो बढ़ता हुआ अपराध, क्योंकि हमको मालूम है बहुत अपराधी हम बढ़ रहा है, कई तो हमारे विधायकों को भी रैंसम की कॉल्स ये आई है। हमारे यहाँ दिल्ली के इर्द गिर्द, क्योंकि दिल्ली में ये एक्ट लागू है, वहाँ से डर लगता है, यूपी में ये लागू है, हमारे यहाँ लागू नहीं है, तो बहुत किस्से ऐसे भी है अपराध वहाँ होने के बाद यहाँ अपने आप को छुपा लेते हैं। और संयोगवश दिल्ली और हरियाणा का एक साझा बॉर्डर है। हरियाणा में जो पंजाब में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ से भी बहुत से लोग हरियाणा के अंदर लिंक बना करके और वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत से ऐसे जिसको कहना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी, आतंकवादी गतिविधियों में भी, या जो तस्कर हैं खास करके ड्रग्स के, उनके साथ भी शामिल होकर के बड़े बड़े अपराध करते हैं। ये जो बड़े गैंग, बड़े अपराध हैं, इनका दायरा, इनका व्याप जब कोई पकड़ा जाता तभी पता लगता, अन्यथा तो इतना अपने आप को सुरक्षित मान करके करते हैं जिसका मुकाबला करना कई बार पुलिस के लिए भी आसान नहीं होता। अब ये पुलिस को स्पेशल पावर जो दी गई हैं, केवल उनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये स्पेशल पावर आवश्यक थी, हमने दी है। कांग्रेस के सामने सब बातें जब बताई गई तो उन्होंने बाद में स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, इसको हम पास करने के लिए सहयोग करेंगे। एक मांग थी कि भी इसको सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाए, क्योंकि ये 2 बार पहले भी बिल ये पारित हो चुका है, हमारे यहाँ ही हुआ है, 2 बार प्रेसिडेंट असेंट के लिए जा चुका है, दोनों बार जो माइनर जो संशोधन करने के लिए उन्होंने कहा है, इसलिए हम कर चुके हैं। इसलिए इसको और ज़्यादा डिले करने का कारण नहीं है, तुरंत प्रस्ताव पारित करने के लिए और उस बात के लिए सहमति बनकर के हमने पारित कर दिया।
आपने आंकड़े रख दिए हैं, सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन आज एक बार फिर आपको ये आश्वासन देना पड़ा कि हम आपको 15 दिन में पूरी जो स्थिति उसके ऊपर लेके जो उनके ऑब्जेक्शंस थे, हमने कहा आप ऑब्जेक्शन बताइए। वो बार बार सीएजी की रिपोर्ट की बात करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट तो जो हमारा यहाँ का अभी तक किया हुआ काम है उसी के हिसाब से वो लिखते हैं। शब्दावली में छोटी बड़ी बात के अंतर हो सकती है कि हमारे यहाँ बजट के किताब में कोई एक शब्द कम लिखा है उन्होंने, या कई बार वो मिला देते हैं, दो चीज़ों को इकट्ठा एक स्थान पर लिखते हैं, तो उसमें से कुछ कन्फ्यूज़न जो उनके होंगे वो जैसा लिख के देंगे हम उनके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। बाकी हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जितने पैरामीटर्स राइट फ्रॉम 2004 हमने निकाले हैं, सब पैरामीटर्स में 2023-24 का बजट ये एक प्रकार से भारी पड़ता, हावी पड़ता है। चाहे हमारी DSGDP हो, GSDP, स्टेट GSDP हो, चाहे हमारी प्रति व्यक्ति आय की बात हो, चाहे हमारा टैक्स कलेक्शन हो, चाहे हमारा खर्च हो, चाहे हमारी आमदन हो, हम हर चीज़ में आज देश के बहुत से जो अच्छे प्रांत हैं उनके साथ खड़े हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो हम और आगे इसी प्रकार से बढ़ेंगे। हम देश में जो हमारा GST कलेक्शन है पर कैपिटा, उसमें बड़े राज्यों में हम नंबर 1 हैं। इसी प्रकार जो हमारा GDP है स्टेट का, उसमें हम नंबर 1 हैं। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि हमारे यहाँ, और जहाँ तक कर्ज की बात है, स्टेट डेट की बात है, उसमें भी हम जो विद इन पैरामीटर्स हैं 33% अलाउड है, अभी भी हम 25-26% के अंदर है। हम कहीं भी उसको तोड़ करके आगे नहीं निकले हैं। इसलिए उनकी शंकाएं कोई हैं उसको लिखित में हम ठीक करेंगे, दूर करेंगे। आज सदन में मुद्दा गूंजा, आज भी गूंजा, पहले भी गूंजा कि जो पंजाबी है उनको रिफ्यूजी शरणार्थी कहा जाता है, उसके लिए कानून बनाया जाए, कोई सजा का प्रावधान किया जाए। तो सरकार कुछ इस बारे में सोच रही है, कोई कैबिनेट की बैठक में आगे लेके आया जा सकता है? देखिए, ये विषय वैसे तो जितना बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेविटी स्टार्टिंग में थी 1947 के तुरंत बाद, बहुत सालों तक हमने भी सुने ये शब्द, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा थे, शहरों में कम थे। अब शहरों में प्राय समाप्त हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई पुराने लोग कहीं बैठे होंगे, थोड़े बहुत उसका प्रचलन चलता है। नई आबादी में नए लोगों में उस प्रकार का नहीं है। इसलिए सुझाव देने वालों ने दिए हैं, लेकिन हम इसका विचार करेंगे कि इसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाना ठीक है या वैसे ही लोगों को समझाना, अपील करना ठीक है। एक सेंसिटिविटी जो होती है वो आपस में मिल करके रहना पूरे समाज ने। और अब तो हम हरियाणवी इस नाते से अपने आप को हरियाणा के सब लोग मानने लगे हैं। जो लोग पहले पंजाबी, नॉन पंजाबी, हरियाणवी, नॉन हरियाणवी, इसके अंदर कई प्रकार के अंतर करते थे, लेकिन आपको ध्यान में होगा 2014 में हमने एक मुहिम ली कि सब लोगों को अपने आप को हरियाणवी कहना चाहिए। तो इसलिए हम हरियाणा के हैं, हरियाणा में पैदा हो गए। जो हरियाणा में पैदा नहीं हुए थे उस समय 47 से पहले के, 47 को ही आज 75 वर्ष हो गए हैं। 75 वर्ष में भी अब इन चीज़ों को पिछली पीढ़ी के साथ जोड़ करके कोई बहुत बड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप से तो इतना विषय लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की बात होगी, हाँ, इस समाज के लिए अब शरणार्थी या इस प्रकार के शब्द की बजाय पुरुषार्थी शब्द ये जोड़ना चाहिए। क्योंकि वो जो लोग उधर से मात्र 3 कपड़ों में आए, आकर के मेहनत की, मजदूरी की, बहुत अच्छे अब शिक्षा के नाते से आगे बढ़ गए, रोजगार के नाते बढ़ गए, उद्योग के नाते बढ़ गए, एक से एक अच्छी जगह पर ऐसे सब लोग पहुँचे हैं, पुरुषार्थ के माध्यम से पहुँचे हैं। और ये पुरुषार्थ जो करने का स्वभाव है, ये न केवल उनमें बल्कि पूरे हरियाणा के समाज में पुरुषार्थ करने की भावना आनी चाहिए, ताकि सब मिल करके हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। फंड यूटिलाइजेशन के बारे में मेनी एमएलएज रेज वेरियस क्वेश्चंस कि जितने भी फंड एलोकेट होते हैं इन्हीं डिपार्टमेंट में वो यूटिलाइज पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय भी अंतर रहा है? अंतर मैंने सदन में भी स्वीकार किया है कि हमारा जो 2 साल का कोविड का समय था, उस कोविड के समय के कारण से हमको एक सेटबैक लगा था। उस सेटबैक को ठीक करने के लिए हमने पिछले साल में काफ़ी उस गैप्स को पूरा करने की कोशिश की है। खास करके जो भर्तियां हमारी रुक गई थी, वो भर्तियां हमने पिछले सालों में भी की हैं। यानी इन 2 सालों में भर्ती कम, उससे पहले हमारी पर्याप्त थी पिछले 5 साल में। अब लगातार हमारी ग्रुप सी की, डी की और HPSC की जो भर्तियां हैं वो सब उसके एडवर्टाइजमेंट हो गए हैं, CET का एग्ज़ाम हो गया। मुझे लगता है कि 50,000 से ज़्यादा भर्तियां अगले 3-4-6 महीने में हो जाएंगी। तो हमारी मैन पावर पूरी होगी। बजट की कमी नहीं है, बजट का ठीक यूटिलाइजेशन, हमारी जो भी नीचे मैन पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका यूज़ होगा, वो इस वर्ष में सारा ठीक हो जाएगा। जहाँ कमियां हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे, ये मैंने सदन में भी स्वीकार किया है।
देखिए, कोई भी गतिविधि किसी भी प्रांत में, खास करके आसपास प्रांतों में होती है या अपने प्रांत में होती है, उन सब चीज़ों के लिए हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नई ध्यान में आती है तो हमारी जो फोर्सेस हैं हमेशा सतर्क रहती हैं। तो इसलिए कोई नई बात अगर आएगी तो ज़रूर हमारी जो एजेंसीज हैं उस पर विचार करेंगी और अननेसेसरली पैनिक ना हो। लेकिन कोई बात अगर होती है तो उसके कारण से ढिलाई ना रह जाए, तो इन सब बातों में जो रास्ता है वो हमारी एजेंसी लेती है। सीएम साहब, भ्रष्टाचार अनियमितता के मामले को लेकर के चर्चा देखने के लिए मिली सदन में। ये भी कहा गया कि जो हरियाणा काडर के आईएएस अफसर नहीं है वो बाहर से आते हैं, कौन उन्हें लेकर के आता है और अगर उन्हें दोबारा से उसी जिले के अंदर पोस्टिंग भी मिल जाती है। एक एग्जाम्पल भी रखा विधायक नीरज शर्मा की तरफ से। तो क्या ऐसा कोई विचार किया जा रहा है कि जिसको उस जिले के अंदर अगर ऐसी देखिए, ये सब इंडिविजुअल केसेस होते हैं। वो किसी के ऊपर हम मत्थे पर दे कि ये किस स्टेट का है, यहाँ का है, वहाँ का है। खास करके ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये किसी एक प्रदेश की नहीं होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में तो कोई हरियाणा में तो बहुत कम ही लोग होते हैं, बाकी तो तकरीबन बाहर के ही लोग होते हैं। हाँ, इन बिटवीन कई बार टेन्योर में कुछ लोग बाहर से यहाँ आते हैं, यहाँ से भी बाहर जाते हैं। अब हमारे अपने प्रदेश के ही बहुत लोग कुछ चंडीगढ़ में गए हुए हैं, कहीं दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली में, सब जगह गए हुए हैं। ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ये एक सामान्य बात है। इसको लेकर के कोई हम वर्गीकरण करें कि ये हरियाणा के लोग ये करते हैं, बाहर के लोग ये करते हैं, ऐसा नहीं। एक मामले में फरीदाबाद में अब कोई शिकायत आएगी तो विचार करेंगे, कोई शिकायत आएगी तो विचार करेंगे। धन्यवाद। स्ट्रीट +4 को लेकर के अभी आगे क्या स्टेटस रहेगा? मैंने बताया कमेटी बनाई है, वो अपनी रिपोर्ट देगी तब करेंगे।